स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। प्रकृति के आगे किसी की कभी नहीं चली है, आज भी नहीं चलेगी, आगे भी नहीं चलेगी। इसी बात का ध्यान में रखते हुए यास का असर इस प्रकार है हमारे बिहार में इस समय, खासकर सुल्तानगंज में कलकत्ता के नज़दीक होने के कारण, कि लाइव जाने में हो सकता है परेशानी आपको भुगतनी पड़े, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास रहेगा कि हम लाइव जाएं। अगर लाइव नहीं जा सके तो भी यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। हम आपका वीडियो इसीलिए बना दे रहे हैं ताकि हम लाइव जा सकें या नहीं जा सकें, आपकी पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए। इन सारे नोट्स का PDF मैंने ग्रुप में भेज दिया है, आप वहां से डाउनलोड करके इसे लिख सकते हैं और जो बातें आपको समझनी चाहिए वो आप समझ भी सकते हैं। इसके बाद का अगर लाइव सेशन हुआ तो वहाँ मिलेंगे, और नहीं भी हुआ तो भी आपको एक वीडियो आज के ही डेट में अपलोडेड मिलेगा। हम लगातार प्रयास में हैं कि आपको वह वीडियो मिल जाए लाइव में ही, तो ज़्यादा अच्छा, नहीं मिलेगा तो फिर देखा जाएगा। आइए देखते हैं। हमारे पास शॉर्ट नोट्स का एक सीरीज चल रहा है जो कि हमारे 100 मार्क्स के इंग्लिश में एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है। यह है इंडियन इंग्लिश नॉवेल। इंडियन इंग्लिश नॉवेल पे शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। भारतीय अंग्रेजी उपन्यास पर छोटी सी एक टिप्पणी लिखनी है। ये सब क्वेश्चंस जो भी आते हैं ये शायद 4 मार्क्स या 5 मार्क्स के लिए आते हैं आपके लिए। तो हमारी उम्मीद से एक अच्छे विद्यार्थी को ये सारे पॉइंट्स लिखने चाहिए जो मैंने आपके लिए लिखे हैं। कि इन द लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, यहाँ TS थोड़ा नीचे चला गया, इसको ऊपर कर लीजिए। इन द लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, लेटर हाफ मतलब बाद के, उत्तरार्ध, आप इसे उत्तरार्ध बोल सकते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, दैट इज 1864, जो कि एक साल था 1864, और हम आपको पढ़ाए भी हैं भारतीय उपन्यासों के बारे में। इन 1864 बंकिम चंद्रज राजमोहन्स वाइफ टुक बर्थ एज द फर्स्ट इंडियन नॉवेल इन इंग्लिश। 1864 ईस्वी में बंकिम चंद्र ने जो एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम था राजमोहन्स वाइफ, उसने अंग्रेजी में भारतीयों को उपन्यास लिखने की प्रेरणा दी। तो हम यह बोलते हैं और जानते हैं कि अंग्रेजी में यदि कोई पहला भारत का उपन्यास था तो उसका नाम राजमोहन वाइफ था, राजमोहन्स वाइफ, और उसके लेखक थे बंकिम चंद्र। द इंडियन नॉवेल इन इंग्लिश रिफ्लेक्ट्स द social, political and cultural ambience of the time. The Indian novel in English, Indian novel in English यानी अंग्रेजी में भारतीय उपन्यास, अंग्रेजी में भारतीय उपन्यास जितने भी हैं रिफ्लेक्ट्स, परावर्तित करते हैं, द सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल एम्बियंस। एम्बियंस का हम आपको वहाँ भी बताएं और यहाँ भी बताते हैं। एम्बियंस मतलब होता है माहौल और वातावरण। तो ये जो अंग्रेजी में भारतीय उपन्यास हैं यह परावर्तित करते हैं, परावर्तित करने का मतलब दिखाते हैं सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल एम्बियंस ऑफ द टाइम, मतलब उस समय के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक माहौल को दिखाते हैं बहुत अच्छे से। मुल्क राज आनंद, आप इनका नाम में थोड़ा बहुत टाइपिंग एरर है। मुल्क राज आनंद, RK नारायण, राजा राव वेयर द पायोनियर्स ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवेल। मुल्क राज आनंद, RK नारायण, राजा राव, ये ऐसे लेखक हैं जिन्हें की इंडियन इंग्लिश नॉवेल, देखिए यहाँ इंडियन में आई छोटी हो गई है, आप इसे कैपिटल कीजिएगा। ये सब जहाँ तक हो सका हम सुधार कर ही भेजे हैं, लेकिन फिर भी कुछ गलतियाँ हो सकती हैं। इंडियन इंग्लिश नॉवेल यानी कि अंग्रेजी उपन्यास, भारतीय अंग्रेजी उपन्यास के आधार स्तंभ के रूप में 3 लोगों को जाना जाता है। वहां भी हमने पढ़ा है, मुल्क राज आनंद को जाना जाता है, RK नारायण को जाना जाता है, राजा राव जी को जाना जाता है। द गाइड ऑफ RK नारायण, ट्रेन टू पाकिस्तान बाय खुशवंत सिंह, अ बेंड इन द गैंजेस बाय मनोहर मालगांवकर एंड मेनी अदर नॉवेल्स बाय अदर राइटर्स enriched the library of Indian English novel। हमने यहाँ पर कुछ उदाहरण रखते हुए
अंग्रेजी में भारतीय उपन्यासों की क्या महत्ता है, इसे दिखाने का प्रयास किया है। जैसे कि हम बता रहे हैं कि द गाइड ऑफ आर के नारायण यानी आर के नारायण का द गाइड, ट्रेन टू पाकिस्तान ऑफ खुशवंत सिंह यानी खुशवंत सिंह का जो उपन्यास है ट्रेन टू पाकिस्तान, मनोहर मालगांवकर का जो उपन्यास है अबेंड इन द गैंजेस एंड मेनी अदर नॉवेल्स, और भी कई सारे उपन्यास हैं जिनका नाम हम यहाँ नहीं ले पाए हैं, बाय अदर राइटर्स एनरिच्ड। एनरिच्ड का मतलब होता है समृद्ध किया, समृद्ध किया। एनरिच्ड द लाइब्रेरी ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवेल्स, इन्होंने जो भारतीय अंग्रेजी उपन्यास के पुस्तकालय हैं, यानी भारतीय कहीं ऐसा तो कुछ है नहीं कि एक पुस्तकालय बना हुआ है वहां गए एगो किताब रख दी, ऐसा नहीं। मतलब यह जो परंपरा चली आ रही है इसमें लोग अपना योगदान देकर इस भाषा को समृद्ध करने का प्रयास किया इन लोगों ने, और इनके प्रयासों को लोगों ने सराहा, बहुत अच्छे से सराहा। यही कारण है कि इनका नाम अमर है। जैसे अभी हमारे ही समाज में कई सारे लोग ऐसे हैं जो आराम से घर में सो रहे हैं, जिनके पास कोई फिक्र नहीं है, लेकिन कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो निफिक्र होकर भी, मतलब उनको किसी भी प्रकार की फिक्र नहीं है, फिर भी समाज के चारों ओर के विकास के लिए हमेशा सजग हैं। वो बाहर निकलते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। तो उन्होंने समाज को सुधारने के लिए एक अच्छा काम किया, तो आगे चलकर उनका नाम लिया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार इन सभी राइटर्स ने अंग्रेजी में भारतीय होने के बावजूद बहुत अच्छा काम किया, इसी कारण इन लोगों का नाम ज्यादा लिया जाता है। वी हैव जीनियस नॉवेलिस्ट सच एज चेतन भगत whose novels have got worldwide recognition as a literature in English। हमारे पास जीनियस नॉवेलिस्ट हैं, चेतन भगत जैसे महान उपन्यासकार हैं जिनके उपन्यासों को वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिला है, पूरा विश्वव्यापी पहचान मिली है। लोगों ने विश्व में उनके नॉवेल्स को, किसी भी देश में जहां भी अंग्रेजी भाषा पढ़ी और समझी जाती है वहां लोगों ने चेतन भगत को सराहा है, और चेतन भगत भारतीय ही हैं। तो हमारा योगदान है इंग्लिश नॉवेल को, हमारा योगदान है। हमारे एक्टर श्रीमान राज कपूर के द्वारा स्थापित भारतीय सिनेमा आज इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है कि लोग उसे विभिन्न देशों में उस सिनेमा को दिखाकर अपनी रोजी रोटी भी चला रहे हैं और साथ में प्रसिद्धि भी पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राज कपूर का एक बहुत बड़ा योगदान है इस सिनेमा में। उसी प्रकार इन सभी लोगों का सिनेमा में नहीं तो उपन्यासों में ही सही योगदान है। सिनेमा से पहले उपन्यास समाज का दर्पण हुआ करता था। कई सारे लोग उपन्यासों के माध्यम से ही समाज के चरित्र को दिखाते हैं। अगर आपको कभी देखने मिले कि किस तरह से, माफ कीजिएगा लेकिन बोलना नहीं चाहिए, लेकिन किस तरह से एक मरे हुए व्यक्ति की लाश पर राजनीति हो सकती है, तो आप जरूर मन्नू भंडारी का लिखा हुआ महाभोज पढ़िए, तो आपको समझ में आएगा कि उपन्यास छोटा हो या बड़ा हो, आपके दिमाग में यह जो चीजें हैं, उपन्यास यानी बहुत मोटा चीज नहीं, एक घटनाक्रम का निश्चित शुरुआत होते हुए एक निश्चित ध्येय तक पहुंचना ही उपन्यास है। आप मन्नू भंडारी का महाभोज पढ़िए, एक हल्की सी पुस्तक है। आप मैला आंचल पढ़िए फणीश्वर नाथ रेणु का, बहुत हल्की सी पुस्तक है। आप चेतन भगत का पढ़िए भाई नॉवेल, आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार अंग्रेजी ने भारतीय लोगों के साथ मिलकर खुद को समृद्ध किया। यानी भारतीयों ने भी अंग्रेजी को समृद्ध करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। शशि थरूर, यहाँ पर स्पेस होगा, शशि थरूर, राजकमल झा, अनीता देसाई एंड मेनी मोर नॉवेलिस्ट्स आर न्यू सिग्नेचर्स इन द फील्ड ऑफ इंडियन नॉवेल्स इन इंग्लिश। यानी शशि थरूर, राजकमल झा, अनीता देसाई इत्यादि कई सारे उपन्यासकार हैं जो कि इंडियन नॉवेल्स इन इंग्लिश में एक महान विभूति के रूप में स्थापित हैं। तो अगर आपको शॉर्ट नोट लिखने आया, अभी तक आपने जो देखा, आगे भी आने वाला है, अभी तक जो आपने देखा मेरे पार्ट 1 में भी और इस पार्ट 2 में भी आप देख रहे हैं कि कोई भी शॉर्ट नोट
आपको लिखना क्या है, सिर्फ फैक्ट लिखना है कि वह शुरू कहाँ से हुआ, उसमें किन किन लोगों ने योगदान दिया, और अगर वह खत्म हो चुका है, जैसे ओल्ड इंग्लिश खत्म हो चुका है तो उसके बारे में भी लिख दिए, मिडिल इंग्लिश खत्म हो चुका है उसके बारे में भी लिख दिए, मॉडर्न इंग्लिश खत्म नहीं हुआ है, वो 2 भाग में विभाजित हुआ है, तो शुरू कहाँ से हुआ, उसके महान राइटर कौन कौन है, और इन 3 पॉइंट्स को आप मन में रख के भाषा बनाने में तो जिस प्रकार आप मुझसे बहस करते हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि आपको भाषा बनाने में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। आगे चलते हैं, हम लोग आगे देखते हैं, और अभी तक यह देखें कि इंडियन इंग्लिश नॉवेल जो है खत्म नहीं हुआ है। हाँ, अगर किसी बार ऐसा हो जाए कि अगले 5 वर्षों तक या अगले 10 वर्षों तक एक भी अंग्रेजी में नॉवेल भारतीय लोग नहीं लिख सके, तब हम उसे गैप मानेंगे, और उसके बाद आपके जैसी विभूति अगर लिखने लगे तो हम समझ जाएंगे कि हमारा पढ़ाया हुआ सार्थक हो गया। टिप्पणी पूछता है बिहार बोर्ड में, मेरा कंसर्न बिहार बोर्ड है, मेरा कंसर्न आपको अभी आईलेट्स का एग्जाम नहीं क्लियर करवाना है कि हम आपको स्पोकन और हम आपको सुनाने की ओर लेकर चले जाएं। मेरा मकसद अभी आपको केवल और केवल बिहार बोर्ड पर कंसंट्रेट होकर, ऐसा चूंकि जिस चीज के लिए मरते हैं आप कि हमको नंबर हाई नंबर हाई नंबर हाई नंबर हाई नंबर 80 नंबर ने आया, 82 नंबर ने आया, आज से 4 साल बाद वह 82 नंबर दिमाग चाट रहा होगा और आपके दिमाग में कुछ नहीं होगा अगर आप अभी सजग नहीं हुए। हमारे आज का क्लास का एक छोटा क्वेश्चन आपके लिए है, चाहिए तो आप इसे खोज कर खूब आराम से देखिए। आपके बिहार में इस समय यास तूफान का कहर है। इससे पहले भारत में एक और तूफान आया था, उसका नाम ताउते था। तो ये जो यास है मेरे बोलने से यास हो गया, वह जो ताउते है उसके बोलने से ताउते हो गया। तो ये चक्रवातों का नाम, इन तूफानों का नाम कैसे रखा जाता है? किसी के कुछ बोल देने से, कहीं का मौसम विभाग कुछ बोल देगा और तूफान का नाम हो जाएगा। तो तूफानों और चक्रवातों का नामकरण कैसे होता है, इसकी जानकारी जरूर रखिए, ये भी आपके काम का है। लेकिन मेरा देखो बेटा, मेरा सिंपल थ्योरी है, हम सपने बेचते हैं। खरीदना चाहो तो खरीद लो, नहीं खरीदना चाहो तो आओ, नंबर कमाते हैं हम दोनों गुरु चेला मिलके। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंडियन इंग्लिश पोइट्री। भारतीय अंग्रेजी कविताओं पर एक छोटी टिप्पणी लिखें। पोएट्री, काव्यों पर एक छोटी टिप्पणी लिखें, काव्यों पर एक छोटी टिप्पणी लिखें। आइए। द अर्ली पार्ट ऑफ द 19th century witnessed the emergencies of English poetry। 19वीं शताब्दी के शुरुआती दौर गवाही रहा इमरजेंसी ऑफ इंग्लिश पोइट्री, यानी कि अंग्रेजी में काव्यों की कमी का गवाही रहा। हेनरी लुइस, विवियन डेरोजियो, काशी प्रसाद घोष, तोरू दत्त एंड मनमोहन घोष वेयर द पायनियर्स। ये सारे लोग आधार स्तंभ थे। देयर मेजर कंसर्न्स वेयर पैट्रियोटिज्म एंड द ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडिया। पैट्रियोटिज्म यानी कि देशभक्ति, इनका जो मेजर कंसर्न था वह देशभक्ति था, और ग्लोरियस पास्ट, भारत का जो एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, इसके बारे में लिखना ही हमारे इन सभी समय के लेखकों का, इन सभी कवियों का काम था। इन्होंने उसे ही लिखा अपनी पोइट्री में। सरोजनी नायडू, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, 11th में भी हम आपको पढ़ाएं विलेज सॉन्ग। सरोजनी नायडू, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, रोट पोएम्स। सरोजनी नायडू ने भी कविताएं लिखी विच रिवील द रियल हार्ट ऑफ इंडिया, जो कि रिवील करता है। रिवील करने का मतलब उद्घाटित करता है, उद्घाटन करना, उद्घाटन करना, जो उद्घाटित करता है रियल हार्ट ऑफ इंडिया, भारत के सच्चे हृदय को उद्घाटित करता है। नोबेल प्राइज विनर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कंपोज द गीतांजलि and Aurobindo Ghosh produced the Savitri. They tried to shine the lost glory of India। नोबेल प्राइज विनर हैं हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, और
हमारे जो औरोबिंदो घोष हैं उन्होंने द सावित्री लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने जो द गीतांजलि नामक काव्य लिखा, इन्होंने सिर्फ लिखा इसलिए नहीं कि हमें अच्छा नाम कमाना है, इन्होंने लिखा इसलिए भी कि ताकि आप और हम अपने भारत के गौरवपूर्ण इतिहास को जान सकें। इन द लेटर पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में A.K. रामानुजन, R. पार्थशास्त्री, जयंत महापात्र, P. लाल, K.N. दारूवाला, प्रीतिश नैंडी, Kamala Das and many other poets enriched Indian English poetry by their unforgettable का मतलब नहीं भूलने योग्य, नहीं भूलने योग्य, unforgettable contributions. Now Indian poetry in English is experiencing modern Indian sensibility with great brilliance. और आज इंडियन इंग्लिश पोइट्री इन सभी लोगों के योगदानों की वजह से ही अपनी एक नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा है, और बहुत सारे अंग्रेजी में लिखने वाले कवि हैं इस धरती पर, खासकर भारत भूमि पर, जिन्होंने भाषा को समृद्ध किया। तो आपने फिर देखा, आपको शॉर्ट नोट लिखने आया इंडियन इंग्लिश पोइट्री पर, तो आपने कुछ बात पोइट्री के बारे में लिखी, कुछ उस पोइट्री में योगदान देने वालों के बारे में लिखा, और आज अगर वह चीज़ या जो सिचुएशन है अगर आज भी जीवित है तो हमने उसके बारे में एंड कर दिया। 3 पैराग्राफ में आपको एंड कर देना है। तो आपसे और हमेशा प्रयास कीजिए कि छोटा वाक्य लिखिए। छोटा वाक्य लिखने पर गलतियां कम होती हैं, और कभी भी इस बात को मत देखकर डरिए कि हाय राम इतना बड़ा क्वेश्चन, कभी नहीं। विलियम शेक्सपियर बोल के गए हैं, आई डोंट वॉन्ट टू सी द डिस्टेंट वर्ल्ड, 1 स्टेप इज एनफ फॉर मी। मैं अपने पहले लेक्चर से बोलते आ रहा हूँ, तो आप वहाँ पर से भी ले सकते हैं ज्ञान कि आपको पूरी अंग्रेजी के बारे में नहीं जानना है। एक चीज़ सीखिए ना, देखिए आपके लिए आया ये क्वेश्चन पिछले 2 वर्षों में नहीं आया है, लेकिन उसके पिछले वर्षों में ये दोनों क्वेश्चन ऑल्टरनेट थे कि अगर इस बार सिमाइल पूछा है तो अगला बार मेटाफर पूछेगा, अगर मेटाफर पूछा है तो इस बार सिमाइल पूछेगा। तो आइए जानते हैं मेटाफर क्या होता है और सिमाइल क्या होता है। मेटाफर क्या है और सिमाइल क्या है, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच विच मेक्स an implicit implied hidden comparison between two things that are unrelated but share some common characteristics। ठीक है, यानी कि ये सिंपल मेटाफर और सिमाइल खूबसूरती बढ़ाने के लिए हैं, आपके अपने साहित्य को, अपनी भाषा को खूबसूरत बनाने के लिए ही मेटाफर और सिमाइल का प्रयोग किया गया है। मेटाफर और सिमाइल सिंपल अगर हम बोलें तो जिस तरह से नहीं आप बोलते हैं, कभी भी अगर आप श्रृंगारिक हैं तो आपकी आंखें सर, जैसे हम अगर श्रृंगारिक में व्यंग्यात्मक हैं तो बार बार बोलते हैं, हम तो कई बार बोले हैं कि हेब देखो, हेब देखो, है यहाँ देखो, है देखो, है देखो। हम भी इसको सीखे हैं। हम जो आए तो हमरे आने से पहले सर आपका पेटवा आ जाता है, तो ये चीजवा है, आपके आने से पहले सर आपका पेट आ जाता है। तो आपने यह तुलना की, ये बताओ पेट अपने से चल के आ जाएगा क्या? हम नहीं आएंगे, हम कहीं बैठे हुए हैं पेट आ गया है, ऐसा नहीं। लेकिन तुलना किए तो इससे लोगों के मन में क्या गया कि सर बहुत मोटे हैं। तो ठीक उसी प्रकार मेटाफर भी एक एक्सप्रेशन है। यह एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, यह एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है कि जैसे देखिए हम उदाहरण दे रहे हैं, सीता इज ए लायनेस, सीता शेरनी है, तो क्या सीता 4 गोर से चलती है? सीता दहाड़ लगाती है? नहीं। लायनेस का मतलब हुआ वह बहादुर है। अगर हम यह लिख दिए सीता इज ए लायनेस, तो सीता शेरनी के समान बहादुर है। जिस प्रकार शेरनी बहादुर होती है उसी प्रकार सीता भी बहादुर होती है। क्या दोनों के सभी गुण मिलते हैं? आंसर नहीं। कुछ गुणों को लेकर हा तुम्हारी गर्दन ऐसी लगती है मानो मोरनी की गर्दन रहे, तो मोरनी हो गई, पंख फैला के अभी नाचेगी? नहीं ना, नहीं ना। तो मेटाफर क्या है? मेटाफर एक एक्सप्रेशन है। ये पूछा जाता था, आजकल नहीं पूछा जाता है।
अगर पूछ दिया तो पढ़ाए हैं, वीडियो भी है अब तो। सिमाइल, सिमाइल क्या है? Simile is a figure of speech that directly compares two things or person that are alike in some way. यहां देखिए, यहां हम कुछ गुणों को ही लेकर चलते हैं। देखिए, राम इज लायन ऑफ आवर सोसाइटी, राम हमारे समाज का शेर है। मार्सा इज अ रोज, तो मार्सा रोज हो गई, मार्सा खूबसूरत है गुलाब की तरह। लेकिन सिमाइल के साथ देखिए, हम जो है, मार्सा इज अ रोज, अब रोज नाजुक भी होता है, खूबसूरत भी होता है। रोज जो है नाजुक भी होता है और खूबसूरत भी होता है। मार्सा इज अ रोज, रोज नाजुक भी और खूबसूरत भी। लेकिन अगर आप सिमाइल को देखते हैं तो यहां पर एज ब्यूटीफुल एज लगा देने से हम इस बात का निर्णय कर देते हैं, पक्का बता देते हैं कि हम आखिर किस गुण की तुलना कर रहे हैं। जैसे सीता इज एज ब्यूटीफुल एज रोज, सीता गुलाब की तरह ही खूबसूरत है। नाजुक है कि नहीं कोई नहीं जानता है, नाजुक है कि नहीं है हम इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। मार्सा इज अ रोज, यहां और यहां दोनों जगह रोज से ही तुलना हुई है, लेकिन एक जगह गुण को निश्चित नहीं किया गया है और एक जगह गुण को निश्चित किया गया है। राम इज एज ब्लैक एज कोल, राम कोयले के समान काला है। यानी अगर हम राम की तुलना कोयले से कर रहे हैं तो हम इस बात का निर्णय कर रहे हैं कि कोयला में क्या क्या गुण है। कोयला में तो यह भी गुण है कि वह जलकर रोशनी देता है, वह जलकर आपके भोजन को पका देता है। योर फादर इज योर कोल ऑफ योर हाउस, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे घर के कोयले हैं। इसका मतलब क्या? वह हम मजाक उड़ा रहे? नहीं, वह व्यक्ति धूप में जलता है तो तुम्हारे घर का चूल्हा जलता है। वह व्यक्ति सुबह उठकर इस तूफान में भी अगर अपने ऑफिस जाता है तो तुम्हारे घर का चूल्हा जलता है। तो कोल की तुलना आप अपने पिताजी से कर रहे हैं, तो कोल तो सर्वाधिक उपयोगी ईंधन है, आप उस समय ईंधन की तुलना कर रहे हैं। सर ऐसा मारा कि खून का नदी बहने लगा, तो खून का नदी बहने लगता है, उसमें लोग जाके डुबकी लगाता है? नहीं नहीं, इसका मतलब होता है कि हम सर इतना मारे कि खून निकलते रहा निकलते रहा निकलते रहा, थोड़ा थोड़ा खून निकलते रहा, खून बहुत ज्यादा गिरा, तो वह मेटाफर है, सिमाइल नहीं। सिमाइल में आपको तुलना दिखाना पड़ता है कि आप किस चीज की तुलना कर रहे हैं। जैसे देखिए, बेबी इज क्यूट एज किटन, किटन किटन यानी बिल्ली का छोटा बच्चा। जिस प्रकार बिल्ली का छोटा बच्चा कोमल नाजुक होता है, उसी प्रकार बेबी नाजुक है। आहा आहा, जिस प्रकार बिल्ली का बच्चा फाहा के समान, रुई के फाहा के समान हल्का होता है। कुछ बच्चे ऐसे ही होते हैं, मेरा पुच्चूस भी ऐसा ही था, लोग उसको छूने से डरते थे हॉस्पिटल में, इतना नाजुक था, इतना क्यूट था। अभी भी है, हालांकि कुछ लोग अभी बोल रहे होइएगा सर अभी भी है पुच्चूस, ऐसे नहीं बोलिए, ठीक है। हमारे उम्मीद से आपको मेटाफर और सिमाइल क्लियर हो गया होगा। मेटाफर क्या है? मेटाफर एक सब्जेक्ट है जिससे किसी चीज की तुलना की जाती है, और सिमाइल क्या है? सिमाइल वह सब्जेक्ट है जिसके किसी पर्टिकुलर गुण की तुलना की जाती है। इसी को अंग्रेजी में यहाँ लिखा हुआ, यही चीज हमने आपको हिंदी में भी बता दिया। हम उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो समय पर मिला होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और इसके नोट्स को लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और तूफान से बचकर रहें। थैंक यू।